ദില്ലിയിൽ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ കർഷക സമരത്തിൻ്റെ മുഖമായിരുന്നു യു പിയിൽ നിന്നുള്ള കർഷക നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത്. ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ്റെ ദേശീയ നേതാവും വക്താവുമാണ് അദ്ദേഹം. ദേശീയ കർഷക നേതാവായിരുന്ന മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ടിക്കായത്തിൻ്റെ മകനും കൂടിയായ രാകേഷ് ടിക്കായത്താണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. सबसे पहले केरल में आपका स्वागत करते हूँ. धन्यवाद साहब. एक बार और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है इसलिए कुछ गड़बड़ होगा. आपको समझाएगा मैं अच्छा लगती है. आपने केरल में आए 2-4 दिन हुआ है अभी. कैसे लगती है हमारा केरल? केरल तो अच्छा है. केरल में एजुकेशन है. केरल नेचर के नजदीक है. अच्छा. केरल और यहाँ पहले आया है लोग अच्छे. पहले आए यहाँ नहीं, इस सिटी में नहीं आए लेकिन दूसरी जगह आए. लेकिन अच्छा है केरल. और यहाँ जो नेचर है, जो क्लाइमेट है वो ठीक यहाँ का रहता है. अच्छा. और लोग पेड़ से उससे लगाव बहुत करते हैं, प्यार करते हैं. अच्छा. उनको कटिंग नहीं करते उनको. तो ये खास करके जो नारियल के पेड़ हैं यहाँ पे, और वही एक बड़ी किसानों की इकोनॉमिक्स यहाँ की है. अच्छा. साउथ एशियन पीपल एक्शन फॉर क्लाइमेट क्राइसिस, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप आया है ना. अब क्या लगती है कि ये अभी हमारा नेचर और क्लाइमेट चेंज की अवस्था वो सभी अब कैसे लगती है? अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एग्रीकल्चर पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है. फिश मैन पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है. जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन होंगे और बड़ी मशीनरी सी में जाएगी तो उसका नुकसान होगा. और जो खास करके यहाँ पे मछली का किसान है, फिशमैन जो है, उनको नुकसान होगा, फिशरमैन को. और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है. उससे एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है. बगैर टाइमिंग के बारिश जब होती है, वो सभी टाइम चेंज करते हैं. टाइम चेंज करती है तो वो फसलों को नुकसान करती है. और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सहायता किसान को नहीं मिल पाती. जो फसलों का नुकसान होता है, फसल बीमा योजना, तो उसका पूर्ण से लाभ किसान को नहीं मिल पाता. तो धीरे धीरे किसानों को देश में नुकसान हो रहा है. तो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी वो उसी पे ही थी कि क्लाइमेट को कैसे हम बचाएं. ओके. हाँ. ये किसानों ये बात में अवेयर है क्या? पता है अभी. क्योंकि फसलों को नुकसान हो रहा है तो उनको जानकारी है अभी. लेकिन अभी कर क्या सकते हैं अभी. कभी बारिश कहीं ज्यादा होगी तो कहीं कम होगी, कहीं सूखा रहेगा और कहीं बाढ़ आएगी, नदियों में पानी ज्यादा आएगा. तो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है. वो दिल्ली में चलने वाला किसान विरोध, वो वही बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था. हम सब केरल में रह के उधर देखकर बहुत इंस्पायर्ड हुआ है उस आंदोलन में. आपने वो आंदोलन की फेस था. एक बार वो मुजफ्फरपुर में आपने आपके वो रोने हुए पिक्चर्स, वीडियोस, वो सब हमने देखा. वही एक्ट, वो आंदोलन पूरा को बदल दिया. उनकी मोड को, उनकी पेस को सब बदल दिया. वो केंद्र सरकार को सब कुछ एक्शन करने को के लिए प्रभाव किया है. वो वक्त आपके मन में क्या था? वो रोने के वक्त वो इंसिडेंट अभी हुआ था ना, वो समय आपके मन में क्या चल रही थी? देखो, हमारा ये था कि वहां पे करीब 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर वहां पे आए थे 26 जनवरी में. और वो दिल्ली में ट्रैक्टर वे आए. जो हमको भारत सरकार ने रूट दिया कि आप यहाँ से ऐसे जाओगे, किसी को यहाँ से दिया कि आप ऐसे जाओगे, उस रूट को ब्लॉकेज किया उन्होंने. और इंटरनल जो रास्ते थे वे खोल दिए कि किसान लाल किले पर जाए और न्यूसेंस, इनको फिर दिखाएंगे कि किसान ने न्यूसेंस करा है. अच्छा. ये सरकार ने पूर्ण रूप से धोखा हमारे साथ किया था. और फिर वो दिखा के नेशनल फ्लैग को नुकसान करा है, एक किसान की इमेज खराब करने वाली बात भारत सरकार ने की. उसी नेशनल फ्लैग का इशू लेके फिर उन्होंने 27 को
और डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। फिर 28 को फिर ये करा के इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया और इमेज एक किस्म से हमारी खराब करी। वहाँ से जो जन सुविधाएं थी, खास करके वॉशरूम थे, वाटर था वहाँ का, वो वहाँ से सब गवर्नमेंट ने हटा लिया धीरे धीरे। अच्छा, ब्लॉक किया? हाँ, नहीं हटा दिया। जो वहाँ पे मोर्चों पर लगा था उसको गवर्नमेंट लेगी और पुलिस फोर्स से पूरे राउंड उसको घिरवा के और उन्होंने करीब 7 मोर्चे जो अलग अलग जगह लगे हुए थे उनको फोर्स से हटवा दिया उनको। अच्छा, मोर्चे बहुत थे वहाँ पे। और ये शाहजहांपुर में था जो राजस्थान से लगता हुआ था, गुड़गांव और राजस्थान के बीच में। हरियाणा में था ये जो उत्तर प्रदेश आता है, एक हरियाणा पलवल में, वो फरीदाबाद उस पे था। उत्तर प्रदेश के कुछ जगह थे और 7 मोर्चे को डिस्ट्रॉय करने के बाद में फिर 8वां हमारा मोर्चा था। अच्छा। गाजीपुर। तो हमने कहा कि लोगों ने ये नहीं किया, ये सरकार ने धोखा किया है हमारे साथ और हमने कोई झंडे को वो नहीं करा डैमेज। हम तो करीब करीब 4 से 5 लाख झंडे नेशनल फ्लैग लेके हम तो दिल्ली के अंदर गए। भाई लाल किले वाला फ्लैग और हमारे फ्लैग में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकार एक इमेज खराब करने के लिए काम कर रही है और हमारा इन्होंने पानी यहाँ से हटाया। तो हम ना यहाँ से हम हटेंगे, हम यहीं शहीद होंगे। जो कैंपस है इसी में पुलिस गोली चलवावे चले, हम यहाँ से छोड़ देंगे नहीं। और गांव से जब तक नीरू नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, सरकार ने हटा लिया, लेकिन हम जब तक गांव से नहीं आएगा, विलेज से नहीं आएगा, तो हम पानी नहीं पिएंगे। ओके। तो वो एक शब्द जो था उनको लगा था कि सरकार जो खास करके सिख समाज था वो जब वापसी जा रहा था या जो आंदोलन के लोग जो ट्रैक्टर वापसी जा रहे थे तो उस पर पथराव करवा रहे थे आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के लोग उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे ट्रैक्टर जाते हुए, ट्रैक्टर पर रास्ते में वो झगड़ा करवा रहे थे। जो 84 के राइट्स थे दंगे पंजाब में हुए थे, उसी तरह का माहौल ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमको जानकारी थी ये कि सरकार ये काम करेगी। ऐसा कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। हमको पता था इनका कि सरकार झगड़ा करवाएगी और सरकार लोगों को मरवाने का काम करेगी। पब्लिक को भिड़ाएगी आपस में, एक इमेज खराब करके कि ये देश के खिलाफ है ये सब लोग और जो किसान संगठन है और उन्होंने झंडे का अपमान कर दिया। तो एक निगेटिव फीलिंग किसानों के प्रति ये करेंगे। तो हमने जब कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम गाँव में जाके क्या करेंगे, हमारी इमेज खराब कर रहे हो तो हम यहीं आपसे लड़ेंगे। और गांव के लोगों को हमने अपील करा कि ये जो कह रहे हैं झूठ है सब। और तो लोग भी समझ गए थे कि हाँ बिल्कुल झूठ है। और हम 4 लाख ट्रैक्टर लेके गए, करीब करीब 5, 7, 8 लाख झंडे लेकर गए नेशनल फ्लैग। उनकी गिनती नहीं थी कितनी थी। अगर 4 लाख ट्रैक्टर है और एक ट्रैक्टर पर अगर 3 फ्लैग है तो 12 लाख झंडे हो गए हमारे फ्लैग, नेशनल फ्लैग। इतने फ्लैग एक टाइम पे कहीं नहीं। वहां के लोगों ने हमारे ऊपर फूल जो पुष्प थे, दिल्ली के लोगों ने पुष्प वर्षा करी किसानों के ऊपर और सरकार निगेटिव दिखा रही थी। तो ये जो सरकार है बहुत धोखेबाज सरकार है। ये किसी की इमेज को खराब करने में इनको करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। तो उस टाइम हम वहां पे ही रहे और फिर एक ही उस मोमेंट से एक ही जब हमने कहा कि पानी गांव से आएगा तो उसी से लोग 12 मिनट बाद तो लोगों ने रास्ते जाम कर दिए गाँव में। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, अपने गांव में आसपास तो सब लोग, क्योंकि टीवी सब लोग उस टाइम पे देख रहे थे, उनने सब लोग निकल कर सड़कों पे आ गए। और ये विजुअल्स भी फोन पे से स्प्रेड किया है ना, ये जा रहा था। वो खास करके टीवी देख रहे थे उस टाइम पे लोग, क्योंकि सब चैनल वहां पे लगे हुए थे। उन चैनल को ये था कि इनकी गिरफ्तारी होगी, हम देखेंगे। और कुछ बीजेपी के लोग वहां पे थे जो लोग किसानों से झगड़ा कर रहे थे। 148 लोग वहां पे थे, 148 लोग वहां पे थे हमारे साथ में। और हमने भेज दिया था कि यहाँ पे झगड़ा होगा और जिनको जाना है वो ये पॉइंट छोड़ कर जा सकता है। जो यहाँ पे रहेंगे वो संघर्ष में मारे जाएंगे यहीं, वो हमको पता था। हमको वो स्थान नहीं छोड़ना था। और वो जो बीजेपी के लोग थे वो वहां पे लाठियां चला रहे थे। करीब 2,500 से 3,000 फोर्स थी, वो उनको सपोर्ट कर रही थी पूरी कि आप चलो, हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन आप चलो। कुछ और लोग थे, वे करीब हजारों लोग और थे जो सामान लूटने का काम करते। अच्छा। हाँ, वो लोग भी थे।
तो करीब 3000 से ज्यादा लोग थे उसके बीच में। हम 148 लोग थे हम उसके बीच में। हमने पूरा मुकाबला उनसे किया और पूरा देश उस टाइम पे हमारे साथ था। फिर उससे पूरा चेंज हो गया, 12 मिनट बाद ही पूरा चेंज हुआ। और गांव में से वो पानी लेके आई थी ना? गांव में करीब 50 मिनट बाद में गांव से पानी आना शुरू हो गया था। और हम सबको जानते हैं किसान कानून वापस ले लिया, वो तो ठीक है जी। लेकिन कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पिछले हफ्ते में आप लोग तिकरी में एक बैठक किया है, ये आंदोलन वापस शुरू करने के लिए डिसीजन किया है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो संगठन जिसका अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम था टिकरी बॉर्डर पे, वो संगठन एसकेएम से अलग होकर एक नया संगठन बनाया उन्होंने। ये सरकार की सह पे ही बनाया है उन्होंने। तो सरकार जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती है, ऐसे ही किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा जी। आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो तोड़ फोड़ कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा। आपस में झगड़ाने का काम कर रही है एसकेएम को ही। ये किसान सभा और आपकी संगठन और सभी लेके वापस ये आंदोलन वापस करने की प्रोग्राम कर योजना करते हैं। योजना कर रहे हैं कि आंदोलन शुरू हो, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो आने वाले टाइम पे हम तय करेंगे। अभी नहीं, अभी हमारे 24 को अभी हमारी मीटिंग है करनाल में एसकेएम की, तो उसमें कुछ तय करेंगे और हम धीरे धीरे कोई ना कोई प्रोग्राम एक्टिविटी हम करते रहते हैं। ओके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वादा है ना, एमएसपी पक्का करेगा और ऐसा कुछ, अभी क्या सोचते हैं इसके बारे में? अभी एमएसपी पे हमने भारत सरकार को कहा है कि एमएसपी आप कानून बनाओ। जब तक कानून नहीं बनेगा किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। और अभी भारत सरकार कोई उस पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। अभी तो 2 साल हो गए हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। अच्छा। 22 जनवरी 2021 को हमारी आखिरी बार मीटिंग हुई थी। उसके बाद में हमारी कोई मीटिंग किसी से नहीं हुई। अभी 2 साल हो जाएंगे। ओके। 22 जनवरी 22 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। वो अभी आगे क्या करने की सोचता है आप? आगे जैसे हमारी मीटिंग चल रही, भाई यहाँ पे हम आए तो यहाँ हमारी मीटिंग चली, लोगों को बता रहे हैं आंदोलन के बारे में। हम पूरे देश भर में एसकेएम जो किसान मोर्चा है उसके लोग जा रहे हैं, पूरे देश भर में मीटिंगें करते हैं, जाते हैं। और एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, C2+50 वाला फार्मूला, ये देश में लागू हो। फिश और एग पे भी एमएसपी हो, मिल्क पे भी एमएसपी हो, वेजिटेबल्स पे भी एमएसपी हो। तो ये गवर्नमेंट तय करें, स्टेट गवर्नमेंट करें, सेंट्रल गवर्नमेंट करें, ये कानून बनना चाहिए इसमें। जैसे तेलंगाना की पॉलिसी है, तेलंगाना सरकार की, वो पॉलिसी देश में लागू हो। वो 10,000 रुपए प्रति एकड़ अपने किसान को देता है। भारत सरकार 6,000 रुपए एक साल में देती है। वे अगर किसी के पास में 10 एकड़ जमीन है तो 1 लाख रुपया देंगे एक साल में। भारत सरकार अगर 10 एकड़ जमीन है तो 6,000 रुपया देगी। ओहो। ये आपके पर्सनल लाइफ में आने के वक्त आपके पिता, सबको मालूम है 1988 को ऐसा एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया है और ये ट्रैक्टर लेके, साइकिल लेके दिल्ली में चल गया और राजीव गांधी को लड़ाया। आपको आपकी बाबा टिकायत की प्रभाव कितना है? नहीं, हमने पूरा गांव से सीखा है, उनसे सीखा है। उस वाले मोमेंट में भी हम थे वहां पे। अच्छा। वोट क्लब पे जो हुआ, वो आंदोलन में आपने पार्टिसिपेट किया है? अच्छा अच्छा अच्छा। हम थे उसमें। कितने साल थे आपको वो टाइम? अब उसमें से घटा लो, 54 है हमारी एज। ओके। तो उसमें से वो घटा लो 88 में से। ओके। तो उस वाले मोमेंट में हम थे और जो रात को वहां से फोर्स हटाने की कोशिश कर रही थी उस रात में भी हम वहीं थे। हम परमानेंट 8 दिन वहीं पे ही रहे। ओके। क्योंकि हम शुरू से ही मूवमेंट में हैं। जो हमारा पूरा परिवार है करीब हजारों साल से आंदोलन में है। खाप पंचायत चलाते हैं, तो खाप पंचायत के मुखिया हैं परिवार के लोग, और खाप पंचायतों का बड़ा प्रभाव वहां पे है। हरियाणा,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम नॉर्थ इंडिया में सभी खाप पंचायत। अच्छा। वो एक किस्म से ग्रुप में लोग काम करते हैं सामूहिक रूप से। वो चाहे शादी का काम हो कि दहेज ना ले, वो पेड़ लगाने का काम हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, एजुकेशन हो, तो ये सब लोग उसमें काम करते रहते हैं। खास करके पंजाब गुरुद्वारों के माध्यम से काम करता है, जो सिख कम्युनिटी इधर खाप पंचायत के माध्यम। यहाँ पे हरियाणा में खाप पंचायत से करते हैं और पश्चिम में भी खाप पंचायत। तो ये इस तरह से खाप पंचायतों की बड़ी बेल्ट वहां पे है। आजादी की लड़ाई में भी खाप पंचायत का बड़ा रोल रहा था। उन्होंने ये लड़ाइयां लड़ी सब। पिछले साल में सभी ये आंदोलन चलती है, लगातार ये चलती है, लेकिन अभी भी किसान लोग ऐसे हाल में ही है। कोई डिफरेंस नहीं होती उनकी जीवन में कोई डिफरेंस नहीं होती। अगर आंदोलन ना चलता तो क्या होता? अच्छा, वही तो ठीक है, लेकिन आंदोलन करके यहाँ तक खड़े हैं आज। सरकार तो जिस तरह की पॉलिसी सरकारों की है, अगर मूवमेंट ना हो तो अब तक ये जो जमीनें हैं ये हैं, देश से आंदोलन ही खत्म हो जाता। तो आज हम अपने मोर्चे पर खड़े हुए हैं, तो सामने वालों को अपनी जमीन पर नहीं आने दे रहे। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो वो आ जाएगा। हम वहां खड़े हुए हैं अपने मोर्चे पे। जैसे पानी का जो बड़ा शिप होता है, अगर तूफान आ जाए तो चलता रहता है लेकिन वो सफर नहीं काटता। अगर वो बंद हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा उतना ही। तो कंटिन्यू चलता रहता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और लेकिन तूफान का सामना करता रहता है। तो ऐसे ही आंदोलन का है। देश की आजादी में जब आंदोलन चले तो उसको 90 वर्ष लगे और गांव के लोगों को ज्यादातर संघर्ष गांव के लोगों ने किया। इस आंदोलन को भी कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जमीन वो नहीं देंगे। जो सरकारों की गलत पॉलिसी होगी उसका विरोध करेंगे। जैसे आपके यहाँ पे भी सड़कों के ऊपर और जो हाई स्पीड ट्रेन निकल रही है उसका लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें करीब 25,000 लोगों के उसमें घर जाएंगे, उससे बहुत यहाँ पे जंगल जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं केरल में। इंडिया हम सबको जानते हैं, इंडिया एक किसानों की देश है। 70% लोगों इधर ऐसा कामी किसान है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी सब कॉर्पोरेट को मदद करने के जैसे करती है। 1947 के बाद सभी सरकार ऐसा ही करती है। अभी ये बीजेपी सरकार आने के बाद वो बढ़ गया है, ज्यादा कर दिया। ये किसान लोग कभी अभी एक उनकी वो कम्युनिटी से आती हो ना, इसलिए पूछती हूँ, कभी ये किसान लोग ये छोड़ के दूसरा कुछ काम कर जाने के लिए सोचता है? नहीं, दूसरा काम क्या करेगा किसान? वही खेती छोड़ के क्या करेगा वो? वही तो खेती छोड़ के, खेती में अभी आमदनी कम है, दूसरा काम करता है, परिवार के और सदस्य कोई दूसरा भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ते। क्योंकि जमीन बहुत चीजें हमको देती है। अगर हर चीज बाजार पर निर्भर हो जाएगी और हम बाजार से खरीद देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम दूध के लिए पशु पालते हैं, अनाज राइस हमारे घर में हो गया, तेल हमारे घर में हो गया, ऑयल, कुछ वेजिटेबल्स हमारे यहाँ पे होगी। तो अगर नौकरी भी नहीं है तो भी उसका गुजारा चल जाएगा। अच्छा। और अगर हर चीज बाजार पे हम खरीद कर ले आएंगे तो आप शहर के लोगों को देखो, आप नौकरी करते हो, 30, 40, 50 हजार रुपये महीना ले रहे हैं, आपके सब तनख्वाहें बाजार से सामान खरीदने में चले जाता है। अच्छा। ये जो देश है ये एग्रीकल्चर पे निर्भर है। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना काल में पूरी दुनिया मंदी के दौर पे गई। यहाँ पे सरकार ने कुछ नहीं करा। किसानों के घर में अनाज था खाने के लिए, लॉकडाउन भी हुआ तो किसान के मजदूर के घर में था, उसने आदान प्रदान किया। एग्रीकल्चर ने ही इस देश को बचा कर रखा। इतना चीज अगर बाहर से हम खरीद देंगे और इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कंपनी के हवाले कर देंगे तो ये लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे? हमको इसी सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। इनको ही हम एजुकेशन इनको दे दें, आप फ्री एजुकेशन दे दो गांव के लोगों को, आप उनके हेल्थ में इम्प्रूव करवा दो, आप उनको बीज और खाद उसमें सब्सिडी दे दो,
तो यही सेक्टर बढ़ जाएगा, उसको मार्केटिंग उसको ठीक करवा दो, तो सरकार को करना पड़ेगा ये काम। उधर की वो उधर मंडी सिस्टम है ना, हम इधर केरल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसान लोगों को कैसे मदद करते हैं ये सिस्टम? मंडी जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, ऐसे ही एक प्लेटफार्म किसानों का है मंडी। वहां पे किसान अपना माल ले जा सकता है, वहां पे दूसरे व्यापारी वहां उसका माल बिक जाएगा। अच्छा, एक किस्म से प्लेटफार्म है वो किसानों का है वहां पे, और वहां से जिसको खरीद करना है वहां से खरीद कर ले। यहाँ पे प्लेटफार्म नहीं है तो किसान कहाँ बेचेगा उसको? तो यहाँ पे व्यापारी इनके यहाँ से खरीदता है, फिर आप अपने तरीके से उसको बेचता है। तो मंडी एक प्लेटफार्म है। पंजाब में मंडी पे एमएसपी पे खरीद होती है, हरियाणा में भी उस पर खरीद होती है, लेकिन यूपी में उस तरह का वो नहीं है। बिहार में मंडियां बंद कर दी, उस मंडियों को जो दूसरे उनको दे रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को मंडी की जगह दे रहे हैं। और ऐसे ही अभी मध्य प्रदेश में 182 मंडी 182 ए क्लास की मंडी को बेचने का वो कर दिया उन्होंने। ये धीरे धीरे मंडी सेक्टर को खत्म करेंगे। अच्छा, और एक किस्म से कॉर्पोरेट को आने के लिए रास्ता दे देंगे। अच्छा। कि वो अपना अनाज खरीद दे बाहर से, सस्ता खरीदे और महंगा आम कंज्यूमर को बेचे। आम कंज्यूमर को शहर में जब ही तक सस्ता मिल रहा है जब तक ये मंडी सेक्टर है, और किसान डायरेक्ट बेच सकता है, खरीद कर सकता है। जैसे मिल्क की एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि कच्चा मिल्क जो डायरेक्ट इनके पास में काऊ है और आपको खरीदना है, तो अभी इनसे सीधा आप खरीद सकते हो। अभी ये कानून आएगा कि ये आपको नहीं बेच सकते मिल्क, ये वो सीधा पहले कंपनी के पास आएगा, कंपनी में पैकिंग होगा और फिर उसको आप खरीदोगे। अच्छा। तो ये कंपनी आएगी तो इससे सस्ता लेंगे और आपको महंगा बेचेंगे। आपने पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती थी, कांस्टेबल थी, फिर हम सिर्फ कांस्टेबल रहे और 5-6 साल बाद में हमने रिजाइन कर दिया था वहां से। क्यों रिजाइन किया? और हमने आए थे, हम जाना चाहते थे मिलिट्री में। अच्छा। हमको कमांडो की ट्रेनिंग करनी थी। मिलिट्री में हुए नहीं तो हम दिल्ली पुलिस में हो गए। अच्छा। तो हमने ट्रेनिंग करी और बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई। अच्छा। ओके। जो एंटी बम निरोधक दस्ता होता है तो उसमें मैंने पोस्टिंग करी, उसमें 5 साल रहा। और फिर वहां से पूरा सिस्टम सीख गया और फिर हम वहां से छोड़ के फिर आ गए कांस्टेबल के पद पे। वो जॉब क्यों छोड़ गया? हमने ट्रेनिंग के लिए गए थे सिर्फ वहां पे, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। आपके परिवार लोग सभी ये ऐसा आंदोलन में ज्वाइंट परिवार तो हम तो जो परिवार है हमने बताया कि परिवार करीब हजारों साल से मूवमेंट में है। अच्छा। और हमने हजारों साल के मीन्स हजारों साल राजा हर्षवर्धन के टाइम पे खाप पंचायत बनी। अच्छा। राजा हर्षवर्धन उसने खाप पंचायत बनाई और उसने पंचायती सिस्टम सबसे पहले डेवलप राजा हर्षवर्धन ने किया। ग्रुप बना के सब लोगों को, मतलब 1000 उनकी परिवार है आपका? उस परिवार से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारा भी परिवार खाप पंचायत का जो हेड होता है बालियान, वो एक 84 विलेज है तो उसके हेड हैं। तो वो भी एक किस्म सा परिवार है हमारा पूरा। अच्छा। और इस तरह के वहाँ अलग अलग ग्रुप हैं वहाँ पे जो खाप पंचायत, उसको कहीं इसको खत कहते हैं, कहीं खाप पंचायत कहते हैं। जो लोग एक कबीले टाइप में रहते हैं, तो अच्छा, वो था सिस्टम आंदोलन के उसमें ही। और हमने जब बचपन से ही हमने पंचायतें देखी। अच्छा। जैसे किसी के झगड़े हो गए तो वो सोल्व कर दिया। अच्छा। जितने केसेस कोर्ट में जाकर सोल्व होते हैं उससे ज्यादा केसेस खाप पंचायत के लोग सोल्व करते हैं। पंचायत में आदमी जाएगा, जैसे यहाँ आपके इसमें आपस में झगड़ा हो गया, अगर ये कोर्ट जाएंगे, आपके इसी कैंपस के लोग 2 में झगड़ा होगा, कोर्ट जाएंगे तो पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखवाएंगे दोनों। 2 लोग झूठी रिपोर्ट लिखवाएंगे, अपने गवाह देंगे, झूठ करेंगे, मेरे चोट मारी, मेरा टेबल मारा, मेरा गिलास मारा, वो झूठ लिखवाएंगे। जितना ज्यादा झूठ बोल देंगे उतनी ज्यादा धाराएं लगेगी और कोर्ट उसी को मानता है।
और अगर यहाँ पे ही आप लोग फैसला करवाओगे तो किसकी क्या गलती है वो बिल्कुल सही बताएगा। तो यही पंचायत सिस्टम है। पंचायत में ये आदमी सच बोलता है और कोर्ट में आदमी झूठ बोलता है। ये खा पंचायत है। ये हमारे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इधर कानून, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन सभी है ना। जिसने कत्ल कर दिया, अच्छा, वो केस लड़ता रहेगा, लोअर कोर्ट में लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा। ये एक पैरेलल कानूनी सिस्टम है ना, वो अच्छा है। हमने बताया है ना कि किसी ने कत्ल कर दिया किसी का और वो वहां से सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है, तो कत्ल किसने करा? कत्ल तो हुआ है ना, और वो वहां से बरी हो गया। 20 साल केस लड़ने के बाद में कत्ल करने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने कत्ल किया। लेकिन खा पंचायत में वो सच बोल रहा, उसने कहेगा हाँ मैंने किया। पंचायत में और कोर्ट में ये डिफरेंसेस है। वो 20 साल तक झूठ बोलता रहेगा, उसको सजा हो जाएगी, उसको उम्र कैद होगी, उसको फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन वो झूठ बोलता रहेगा कोर्ट में कि मैंने नहीं किया। लेकिन उधर एक सिस्टम है ना, पुलिस सिस्टम है। अगर नहीं कह रहा कि झूठ बोलता है वो कभी सच नहीं कहेगा। लेकिन पंचायत में वो सच बोल रहा, क्योंकि गांव के लोगों को पता रहता है कि इसने ये गलत काम किया। ये फर्क है दोनों में। आपने 2 बार चुनाव में लड़ाई है। हाँ, लड़े। वो 2007 और 2014 में। हाँ। एक असेंबली में और दूसरा बार लोकसभा में। एक बार कांग्रेस की सपोर्ट में चुनाव लड़ाई है और एक बार लोकदल के उससे। 2019 में आपने खुद ही बोला कि आपने बीजेपी को वोट किया है। हाँ। अभी आप वो उसमें पश्चाताप करते हैं? नहीं, किस टाइम की क्या परिस्थिति थी, हालात, परिस्थिति, कैंडिडेट, वो सब चीज आदमी जब वोट देने जाता है तो सब चीज देखता है वो। आप भी वोट देना, कोई भी जाता है वोट देने तो वो बंधा रहता है कि मुझे कहाँ वोट देनी है। वो बताता भी नहीं किसी को, हमको भी नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन हमने बताया। नहीं, उस समय में भी 2009 माहौल उसी तरह का था। हाँ। बीजेपी में कौन सी बात आपको अट्रैक्ट किया वो वोट करने के लिए? क्या करा वो नहीं बतानी चाहिए। अभी आपके मन में क्या? नहीं, अब वोट नहीं बतानी चाहिए कि किसको देनी है, वो नहीं बतानी चाहिए। ओके। वोट एक अपनी इंडिपेंडेंट वो है और गुप्त मतदान, इसीलिए उसको गुप्त मतदान बोलते हैं। क्योंकि आप बताओगे कि मैं इसको दूंगा तो 5 लोग वहां पे हैं जो उसमें फाइट कर रहे हैं, तो आपसे 4 नाराज हो जाएंगे उनसे, तो आपको नहीं बताना चाहिए। सब लोगों को ये लगे कि ये हमारा ही आदमी है। क्योंकि इस मूवमेंट में सभी पार्टी के लोग हैं। इसमें बीजेपी के लोग भी इसमें हैं। अच्छा। आंदोलन में। और इसमें हर पार्टी के लोग जो वोटर हैं, इसमें हर पार्टी के वोटर हैं इसमें। तो हम किसी के खिलाफ ज्यादा वो नहीं कहते कि आप उसको दो और उसका ना दो, उसको दो। हम मूवमेंट पे ध्यान रखते हैं। सरकारों की गलत पॉलिसी होगी तो उस पर ध्यान रखते हैं कि पॉलिसी सरकारों की ठीक हो। ओके। ये दिल्ली में चलने वाला वो संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत ज्यादा किसान ऑर्गेनाइजेशंस था। वो सभी यूनाइटेड भी था एक साथ। उसमें अलग अलग पार्टी की विचारधारा के लोग थे, लेकिन उसमें ऐसा यूनिटी कैसा होगा? जब आप नॉन पॉलिटिकल होंगे, आपके कोच नॉन पॉलिटिकल होंगे, आपकी सोच नॉन पॉलिटिकल होगी, तो आपके साथ में सब आ जाएंगे। जिस टाइम पे आप पॉलिटिकल हो जाओगे तो आपसे लोग छिटक जाएंगे, हट जाएंगे। तो किसान मूवमेंट को नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहिए। जो किसान आंदोलन के लोग हैं उनको चुनाव में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। जो वो चुनाव में जाएंगे तो लोग उनसे अलग हो जाएंगे। वो एक ही विचारधारा के लोग उसके साथ में रहेंगे, फिर वो मूवमेंट नहीं कर रहेगा। आंदोलन मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल एक अलग चीज है और पॉलिटिकल दूसरा सिस्टम है। नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। और जब भी किसान मूवमेंट के लोग इलेक्शन में गए तो उनकी हार हुई, जैसे हमारे हारे हैं इलेक्शन में। अच्छा। हम किसी पार्टी से ले लेते तो हम जीत जाते। भाई जिसकी हवा चल रही उससे आप टिकट ले लो, आप जीत जाओगे। तो फिर आपका कुछ नहीं, वो पार्टी का है।
आप मूवमेंट के लोग हैं तो आप मूवमेंट में रहो, इलेक्शन में मत जाओ। तो आपके लड़ना अभी मिस्टेक लगती है? हाँ, मिस्टेक लगती है। आपकी बाबा टिकैत ने कभी नहीं, उन्होंने नहीं लड़ा। उनको राज्यसभा दे रहे थे हरियाणा से, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमको नहीं चाहिए। वो उन्होंने हमको मना किया था कि इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छा। 2009 का, लेकिन हम फिर भी लड़े। तो उनको तजर्बा था, जैसे अब हमको तजर्बा है, ज्ञान है, और हम सबको कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ना। ऐसे ही टिकैत साहब ने उस टाइम पे कहा था कि इलेक्शन नहीं लड़ना। अच्छा। आपने ये केरल में आके इधर की फूड सब अच्छा लगा? फूड तो अच्छा है सब जगह। जहाँ पे जो चीज पैदा होती हो उसी को ही खाना चाहिए। नेचर जहाँ की जैसी है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ पे जिस सीजन में हम हैं, मौसम, जलवायु, उसमें क्या चीज यहाँ पे बनती है, खाते हैं, उसको लेना चाहिए हमको। और हम तो वेज हैं प्योर, और यहाँ पे मिलती है सब चीज, खास करके चावल और वेजिटेबल, ये सब चीज मिलती है, तो यहाँ का ठीक है सिस्टम। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग अभी काम करते हैं। हाँ। बंगाल से, राजस्थान से, बिहार से, सभी बहुत सारे लोग इधर आके आते हैं। अब तो सब जगह एक दूसरी जगह से काम करते हैं, लोग आते हैं। हमारे इधर अभी पठान के सिनेमा के बारे में एक लड़ाई होती है अभी, शाहरुख खान की फिल्म। अच्छा। उसके एक ड्रेस कोड के बारे में संघ परिवार ने सोशल मीडिया में सभी हेट कैंपेन करती है। उनको तो कोई ना कोई वो चाहिए। कोई ना कोई संघ वालों को इस तरह का कि वो हिंदू मुस्लिम और वो हो तो चाहिए। आपकी वो टर्बन भी ऐसी कलर में है। ये तो नेशनल फ्लैग में सबसे पहला कलर यही है। इसलिए ये मानते हैं? हाँ, नहीं, ये समाज का कलर है। ये ट्राई कलर की कॉम्बिनेशन है? ये नहीं, ये तो अपने ड्रेस कोड वैसे ही बन रहा है, तो ट्राई कोड ही बन रहा है।